हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के कुछ फेज जाना था। आज हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में, या फिर कह सकते हैं नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। अब आप लोग इमेजिन करिए, मान लीजिए कि 70 से 80 साल तक सारे ह्यूमन जितने होते हैं, मनुष्य जितने होते हैं, एवरेज एज लगभग उनकी कितनी होती है? 60 से 70 साल या 70 से 80 साल, लगभग इतना उनका एवरेज एज होता है। इतने साल तक, 70 से 80 साल तक मान लीजिए कि कोई ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहा है। उसके बाद 70 से 80 साल में रिप्रोडक्शन, 80 साल के बाद रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, यानी कि प्रजनन करना बंद कर दे, तो क्या होगा? आप लोग इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद हो जाएगा, सारे मनुष्य बंद कर देंगे, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा कि हम लोगों की प्रजाति जो है, ह्यूमन की प्रजाति, मनुष्य की प्रजाति इस धरती से खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक, अब इसलिए ह्यूमन का जो है रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी कि प्रजनन जो होता है मनुष्य का, वो कितना जरूरी है कि हमारी जो प्रजाति है वो खत्म ना होने पाए। ठीक, हमारी क्या कोई भी प्रजाति। ठीक, इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अब आप लोग देखिए कि रिप्रोडक्शन के केस में, रिप्रोडक्शन में हम लोगों को 2 सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 सेल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। पहला है हमारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु, जो कि मेल में बनते हैं, और दूसरा है हमारा ओवा यानी कि अंडाणु, ओवम, जिसे हम लोग डिम्ब भी कहते हैं, जो कि फीमेल में बनते हैं। ठीक, अंडाणु का निर्माण होता है। ये 2 सेल के बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो मिलते हैं रिप्रोडक्शन में, जब ये दोनों स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? गैमीट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैमीट कहलाते हैं। इन दोनों को मिला के क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक, इतना सब कुछ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने फेज के बारे में भी पढ़ा था। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र। तो आप लोगों को जानना है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि जो पुरुष प्रजनन तंत्र होता है, ये क्या है? सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। जो नर प्रजनन तंत्र है, उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि प्राथमिक सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक, वो क्या होता है? तो जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और पुरुष का जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो होता है टेस्टिस। ठीक, आइए आप लोग देखिए, ये है हमारा फिगर। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये फिगर है। अब इसमें हमारे टेस्टिस कहाँ पाए जाते हैं? क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब पुरुष प्रजनन तंत्र में जो टेस्टिस की संख्या होती है वो 2 पाए जाते हैं। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा है टेस्टिस। ठीक, एक टेस्टिस ये और एक टेस्टिस ये। अब ये टेस्टिस पाए कहाँ जाते हैं? ये टेस्टिस जो पाए जाते हैं, ये आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी में पाए जाते हैं, यानी कि ये उदर के बाहर पाए जाते हैं, पेट के बाहर पाए जाते हैं। आप मेल के केस में देखेंगे कि जितने भी सिस्टम पाए जाते हैं, ये जितने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? दोनों पैरों के बीच में और पेट के ऊपर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, बाहर पाए जाते हैं। ठीक,
एब्डोमेन के बाहर पाए जाते हैं। और ये जो टेस्टिस होता है एक थैली में होता है। एक थैली में क्यों होता है, वो बाहर क्यों होता है, उसको बाहर क्या करने की जरूरत है? जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म को क्या जरूरत होती है? एक थैली में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम यानी कि अंडकोश, अंडकोश कहेंगे या फिर अंड की थैली कहेंगे, वृषण थैली कहेंगे, वृषण कोश भी कहते हैं और अंडकोश भी कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, जो हमारे ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जितना बॉडी टेम्परेचर होता है, अब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर जो स्पर्म बनते हैं बाहर वो इसलिए बनते हैं स्क्रोटम में क्योंकि उनको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है। इसलिए वो क्या कहते, कहाँ पाए जाते हैं? स्क्रोटम में पाए जाते हैं। वो कम टेम्परेचर पर रहते हैं स्पर्म। ठीक, अब मान लीजिए अब ये हमारा टेस्टिस है। जब बच्चा धीरे धीरे, अब मान लीजिए कि बच्चा जब बच्चा पैदा होता है उसके 7 महीने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस खिसक के कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है। टेस्टिस कहाँ खिसक के आ जाएगा? स्क्रोटम में। अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं खिसक के आया तो क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ेगा? बच्चे की सर्जरी करना पड़ेगा। उस बच्चे की सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी करके उसका टेस्टिस जो है स्क्रोटम में यानी अंडकोश में लाना पड़ता है। अगर वो स्क्रोटम में खिसक के नहीं आया तो क्या होगा? बच्चा क्या होगा? स्पर्म नहीं बनेगा, वो अनफर्टाइल हो जाएगा। फिर उसके अंदर शुक्राणु नहीं बन पाएगा। फिर आगे चल के वो अनफर्टाइल हो जाएगा, यानी कि वो बाप नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर? देखते हैं। फिर उसके बाद 7 महीने के बाद अगर स्क्रोटम टेस्टिस में नहीं, अगर स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आया तो उसको सर्जरी करके स्क्रोटम में डाल देते हैं। ठीक, अब क्या होता है? यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं, टेस्टिस यहाँ पे हमारा स्क्रोटम में होता है। इसे हम लोग इपीडाइडमिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इपीडाइडमिस, इपीडाइडमिस कहते हैं। ठीक, इसका नाम है एपिडाइडमिस। स्क्रोटम के जस्ट ऊपर लगा रहता है और इसमें हमारे कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। यहाँ सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पर्म को क्या करता है? ये स्पर्म को डायरेक्शन प्रदान करता है यानी दिशा देता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारे ब्लैडर पाए जाते हैं। ब्लैडर के ऊपर यूरेथ्रा पाया जाता है, यूरेटर पाया जाता है। ठीक, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे कुछ सेमाइनल वेसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, जो हमारे ग्लैंड होते हैं वो 2 टाइप्स के, 2 या 3 ग्लैंड पाए जाते हैं जिसमें हमारा सेमाइनल वेसिकल्स आता है, वेसिकल्स आता है। ये क्या करता है? सेमाइनल वेसिकल्स का वर्क होता है, ये म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। और फिर उसके बाद ये हमारा वास डिफरेंस पाया जाता है और उसके नीचे यूरेथ्रा पाया जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस की अगर लेंथ आप लोगों से पूछी जाए तो टेस्टिस की जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में अगर आपसे इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई पूछा जाए तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। चलिए, अब आप लोग इतना देखिए, अब हम इसके आगे बताते हैं। ठीक, इरेज कर रहे हैं। क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है तो आप लोग बताएंगे जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? जहाँ पे स्पर्म बनता है। ठीक, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं वहाँ वो हमारा क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ठीक, वृषण कहते हैं। ये हमारा कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हमारा स्क्रोटम में पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे पाया जाता है? स्क्रोटम में। स्क्रोटम में ये टेस्टिस जो हमारा होता है ये स्क्रोटम में पाया जाता है। ठीक, अब आप लोगों से बताए कि अगर ये टेस्टिस खिसक के स्क्रोटम में नहीं आता है तो क्या होता है? बच्चे की सर्जरी करना पड़ता है। वो बच्चा जो होता है अनफर्टाइल हो जाता है। ठीक, तो उसको क्या होता है? अनफर्टाइल हो जाता है तो आगे चल के उसको एक बीमारी का नाम दिया जाता है। उसको क्या होता है? एक बीमारी हो जाता है। अब वो बीमारी क्या होता है? उस बीमारी को हम लोग कहते हैं, जब उस बीमारी का नाम है, हिंदी में उसे हम लोग गुप्त विषाणता कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुप्त विषाणता। गुप्त विषाणता। ठीक, और इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक, क्या होता है? इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक, ओके, इसी को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, इस बीमारी को। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि टेस्टिस की एनाटॉमी कैसे होती है। ठीक, अब हम लोग टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ेंगे। चलिए, अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। ये क्या है? एक टेस्टिस है। इस टेस्टिस में क्या होते हैं? ढेर सारे लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? सेमिनिफेरस लोब्यूल होते हैं। ठीक, ये हमारा सिर्फ एक टेस्टिस है। अब सारा तो बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि एक टेस्टिस में लगभग 200 से 250 स्पर्म लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, 200 से 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसलिए ये कुछ टेस्टिस इस तरह के होते हैं। ठीक, ठीक, बीच बीच में हमारे कुछ सेल पाए जाते हैं। यहाँ पे बीच बीच में कुछ सेल पाए जाते हैं। ये क्या है? हमारा एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है। जब हम लोग टेस्टिस की एनाटॉमी करेंगे तो क्या होगा? अब मान लीजिए ये हमारा एक क्या है? ये है एक टेस्टिस। एक यहाँ से हम क्या किए? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को उठा लिए। ठीक, ये क्या है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, यहाँ से आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एक लोब्यूल होता है, एक सेमिनिफेरस में सिर्फ एक ही, यहाँ पर एक ही माना जाएगा। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं? 2 से 3 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 से 3 ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ठीक, लोब्यूल यहाँ पे 2 से एक सेमिनिफेरस लोब्यूल में, ये लोब्यूल है हमारा, सॉरी लोब्यूल, 2 से 3 लोब्यूल पाए जाते हैं। ठीक, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब ये लोब्यूल जो होते हैं, इसी में क्या होता है? इसी के अंदर जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसी लोब्यूल के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब ये जो आप ब्लैक छोटा छोटा देख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में, इसके बीच बीच में क्या पाई जाती है? एक सेल पाई जाती है। एक सेल पाई जाती है। सेल कौन सी पाई जाती है? जिसे हम लोग कहते हैं लेडिंग सेल। क्या कहते हैं? लेडिंग, इसे हम लोग लेडिंग सेल कहते हैं। ठीक, यानी कि लेडिंग कोशिका। ठीक, लेडिंग कोशिका कहते हैं। अब जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस लोब्यूल पाए जाते हैं। इतना तो आप लोगों को पता हो गया।
ठीक। अब क्या होता है, ये जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। ठीक। अब ये क्या होता है, एक तो होता है ये जो हमारा जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक। एक क्या करता है हमारा, एक तो हमारा करता है सेल फार्मेशन करता है। ठीक। सेल का क्या करता है, फार्मेशन करता है, सॉरी सेल ने स्पर्म का फार्मेशन यानी कि शुक्राणु का फार्मेशन करता है। ये क्या करता है, स्पर्म फार्मेशन। ठीक। ये स्पर्म फार्मेशन करता है। ठीक। और दूसरा एक प्रकार की और सेल पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं सर्टोलिक सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोलिक सेल्स। सर्टोली सेल्स यानी कि सर्टोली कोशिका पाई जाती है, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। इसे हम लोग नर्स सेल बोलते हैं। नर्स का मतलब क्या होता है, जो मरीजों का ध्यान रखे। नर्स तो उसी को कहते हैं जो पेशेंट का ध्यान रखती है। उसी तरह जो ये हमारे नर्व सेल यानी सर्टोलिक सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। स्पर्म को, शुक्राणु को पोषण देते हैं ये, और उसकी देख रेख करते हैं। ठीक। ये क्या देते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टेस्टिस का क्या वर्क है, अब इसमें अगर पूछा गया कि टेस्टिस का क्या वर्क है, तो टेस्टिस का भी यही वर्क होता है। क्या होता है, टेस्टिस में हमारे 2 चीज होता है। टेस्टिस में भी हमारे 2 चीज होता है। एक तो स्पर्म यहीं पे बनते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे होता है, और टेस्टिस में ही हार्मोन्स बनता है। क्या बनता है, हार्मोन्स बनता है। हार्मोन्स टेस्टिस में बनता है। ठीक। और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है और सर्टोलिक सेल पाए जाते हैं। ठीक। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को टेस्टिस का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए, ठीक। अब क्या होता है स्क्रोटम के अंदर, अब इतना ये हमारा एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस था। क्या था, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। हम लोग टेस्टिस की क्या किए थे, एनाटॉमी किए थे, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ये एक टेस्टिस की एनाटॉमी थी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब इसके आगे क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। ठीक। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। अब टेस्टिस हमारा कहाँ होता है, टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, एब्डोमेन पार्ट होता है। एब्डोमेन होता है यानी कि उदर होता है। अब मान लीजिए कि ये हमारा स्क्रोटम है। ये क्या है, ये हमारा स्क्रोटम है। ठीक। यहाँ पे हमारे टेस्टिस पाए जा रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जा रहे हैं। ठीक। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एब्डोमिनल पार्ट है। क्या है, एब्डोमेन है, यानी कि उदर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं, उदर। ठीक। अब यहाँ पे कुछ मसल्स लगी रहती हैं, यहाँ पे कुछ मसल्स लगी रहती हैं, यहाँ पे कुछ मसल्स पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं। एब्डोमिनल मसल्स। ठीक। इस मसल्स को हम लोग एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं, जो कि एब्डोमेन यानी कि उदर में मसल्स पाई जाती है। ठीक।
इस पे कुछ लेयर पाए जाते हैं। ये हमारी मसल्स जो होती है ये उधर से आके स्क्रोटम में लगी होती है। ये यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ उधर से आके ऐसे स्क्रोटम में लगी होती है। ठीक, यहाँ से आके ऐसे लगी होती है। ठीक, ये सारी मसल्स पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे हमारी 2 टाइप्स की मसल्स होती है। ठीक, यहाँ पे 2 टाइप्स की मसल्स होती है। ठीक, जो हमारी ये पहली मसल्स होती है इसको हम लोग डार्टल मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्टस मसल्स। क्या बोलते हैं? डॉर्टस मसल्स। ठीक, और दूसरे वाली को हम लोग कहते हैं क्रोमेस्टर मसल्स। क्या बोलते हैं? क्रोमेस्टर मसल्स। बेटा इसकी हिंदी भी यही होती है। ठीक, क्रोमेस्टर मसल और डार्टस मसल, हिंदी भी यही बोलते हैं। ठीक, लिखे तो बोले तो ऐसे लिखा जाएगा क्रोमेस्टर मसल्स। ठीक, क्रोमेस्टर मसल्स। अब ये जो हमारी उधर से कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिसे हम लोग एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं। जो मसल्स हमारे स्क्रोटम से आके लगी होती है उसको हम लोग 2 टाइप्स के मसल्स बोलते हैं। अब ये जो डॉर्टस मसल्स और क्रोमेस्टर्स मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये दोनों मिलकर क्या करती हैं? ये स्पर्म को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक, ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करती हैं दोनों मसल्स मिलके। अब जब क्या होता है, जब इसमें स्क्रोटम, ये हमारा स्क्रोटम है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे स्क्रोटम, ये क्या है? स्क्रोटम है। ठीक, अब जब क्या होता है, स्पर्म बनता है तो इस मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, जब स्पर्म बाहर आते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए ये मसल्स भी जरूरी है। ठीक, जरूरी है, इसलिए यहाँ पे मसल्स लगी होती है। ठीक, चलिए अब उसके बाद में हमारा आता है, अब इसके बाद टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस के बाद एक जगह और पाई जाती है। टेस्टिस के बाद एक जगह और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग इपिडाइडमिस कहते हैं। अब इपिडाइडमिस का काम क्या होता है? अब टेस्टिस के बाद एक जगह और होती है। फिर टेस्टिस के बाद एक जगह और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इपिडाइडमिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इपिडाइडमिस। ठीक, आज मार्कर को पता नहीं चल रहा है। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इपिडाइडमिस। ठीक, इपिडाइडमिस। अब आप लोगों से पूछा जाए ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है। और यहीं पे हमारे स्क्रोटम भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम में तो टेस्टिस पाए जाते हैं। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इपिडाइडमिस का वर्क क्या होता है, तो इपिडाइडमिस यहाँ पे क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? ये स्पर्म को स्टोर करता है। क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है। स्टोर करके यहीं पे रखता है इपिडाइडमिस में। अब मान लीजिए अगर स्पर्म बाहर आया तो ठीक है, अगर स्पर्म बाहर आया फिर वो फीमेल बॉडी पार्ट में गया थ्रो जेनाइटल एरिया से, अगर वो गया फीमेल की बॉडी में अगर वो गया तो गया, नहीं गया तो स्पर्म क्या होगा? अगर स्पर्म बाहर नहीं निकला तो वो इपिडाइडमिस में स्टोर भी होता है और इपिडाइडमिस में ही जाके मर भी जाता है। अगर स्पर्म बाहर नहीं निकले तो यहीं पे ये क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक, स्टोर भी यहीं पे होगा और मर भी यहीं पे जाएंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमारा एक रास्ता और आता है जिसे हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के थ्रू क्या होता है? ये स्पर्म जो है जाते हैं ऊपर। ठीक, अब ऊपर जब निकलेगा
और आगे जाएगा, आगे निकलेगा पाइप, तो क्या होगा पाइप से, तो वहां पे इसको एक दो क्या करेंगी ग्लैंड मिलेंगी, इसको एक दो मेल ग्लैंड मिलेंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और क्या होता है सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक, सेमाइनल वेसिकल्स जो होता है वो क्या करता है, वो म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। अब म्यूकस का फॉर्मेशन क्यों करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो बिल्कुल हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। आप लोगों को पता है, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे सेल में कि ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, स्पर्म है। तो उसको फीमेल बॉडी में जाने के लिए क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल्स, यानी कि सेमाइनल वेसिकल्स जो होता है वो क्या करता है, म्यूकस का यानी स्लेस्माइड जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है उसका फॉर्मेशन करता है। वो क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। उससे क्या होता है, उसी के थ्रू स्पर्म को क्या होता है, स्पर्म को जाने में, फीमेल जेनाइटल एरिया तक जाने में सहायता मिलती है, यानी कि वो हेल्प करता है। और जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो सिट्रिक एसिड बनाते हैं और क्या करते हैं, और फ्रक्टोज का भी निर्माण करते हैं। वहां पे क्या होता है, फ्रक्टोज बनता है। अब फ्रक्टोज क्यों बनता है, फ्रक्टोज से क्या होता है, एनर्जी मिलता है। वो स्पर्म को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि एनर्जी देते हैं, जिससे वो एनर्जी देंगे जिससे वो क्या करेगा, स्विम कर सकेगा, यानी कि आगे जा सकेगा। ठीक, एनर्जी होगा उसके पास, ऊर्जा होगा, तभी तो वो आगे जा सकेगा, आगे जाके फर्टिलाइज कर सकेगा एग को। ठीक, यही काम होता है। अब आप लोग देखते होंगे ये फ्रक्टोज का जो वर्क होता है ये बहुत अहम है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रक्टोज का जो वर्क होता है, ये इसका मेन वर्क क्या होता है, जब आप लोग देखते होंगे कहीं रेप केस में, रेप जिसका हुआ रहता है, बहुत ऐसे केस आते हैं रेप केस में देखा जाता है, वहां पे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी लड़की का रेप हुआ है तो वहां पे क्या होता है, जो सीमन किसी ने रेप किया और जो सीमन यानी कि वीर्य जो छोड़ा जाता है उसमें क्या पाया जाता है, तो टेस्ट में क्या निकलता है, अगर उसमें लड़की की वेजाइना में यानी कि लड़की की योनि में अगर फ्रक्टोज की मात्रा पाई गई तो उससे पता चल जाता है कि इसके अंदर फ्रक्टोज गया है, यानी कि इसका रेप हुआ है। इसलिए फ्रक्टोज का बहुत ज्यादा अहम रोल है इसमें। ठीक, ये हमारे फ्रक्टोज का कुछ कार्य होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए देखिए, अब फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद वास्ट डिफरेंस से होते हुए उसको क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बने, यहाँ से क्या हुआ, इस पाइप से वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये कहाँ पे गए, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ गए, ब्लैडर में गए। ठीक, यहाँ से ब्लैडर में गए। अब यहाँ से जाते जाते इसको दो रास्ता मिला, जो ग्लैंड मिले, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं और सेमाइनल वेसल्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता था, म्यूकस का फॉर्मेशन होता था जो कि स्पर्म को चिपचिपा बनाता था। ठीक, स्लेस्मा मिलता था स्पर्म में, जो कि स्पर्म और आगे जाने में आसानी होता था। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता था, यहाँ पे फ्रक्टोज पाया जाता था और ये फ्रक्टोज क्या करता था, ये एनर्जी प्रोवाइड करता था स्पर्म को। ठीक, अब यहाँ से ये होते हुए यहाँ पे ये ब्लैडर से होते हुए ये कहाँ पे आ गया, यूरेथ्रा में आ गया। यूरेथ्रा में ये स्पर्म आएंगे, यूरेथ्रा के थ्रू ये यहाँ से क्या होंगे, यूरेथ्रा के थ्रू ये आउटलेट होंगे। अब मेल के केस में और फीमेल के केस में क्या होता है, यहीं पे एक अहम डिफरेंस होता है। कौन सा, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म वहीं से बाहर आते हैं, यूरेथ्रा यानी जो मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग जहाँ से ये यूरिन निकालते हैं, जहाँ से यूरिन निकलेगा वहीं से क्या होगा, स्पर्म भी यहीं से आउटलेट होगा, बाहर होगा। ठीक, या इतना सब प्रोसेस होके फिर यूरेथ्रा से स्पर्म जो होता है बाहर आ जाएगा। अब मेल और फीमेल के केस में ये अलग अलग होता है। मेल के केस में जहाँ से यूरिन आउटलेट होता है वहीं से स्पर्म आउटलेट होगा, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल पार्ट में क्या होता है, यूरिन जो होता है, यूरिन वो अलग पाइप होती है, अलग पाइप से यूरिन आता है, बाहर आता है, और जो होता है ओवम जो आता है वो क्या होता है, वो
वो वेजाइना के थ्रू यानी योनि के थ्रू बाहर आता है। ठीक, वो अलग अलग होता है उन लोगों में। ठीक, मेल के केस में जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इतना है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब ये फिगर देख के समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम लोगों को इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का, शुक्राणु का स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यहाँ पे फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस से, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में, बीपीएससी में सब में पूछा गया है। पूछा जाएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में ऐसा क्या बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि क्या निर्माण करता है, क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे होगा फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का वर्क क्या होगा, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है, शुक्राणु का संरचना कैसे होती है, शुक्राणु कैसे पाए जाते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। फिर हमारा फाइनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, हो गया। अब जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट मेल बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है स्पर्म। ठीक, और फीमेल में ओवम यानी कि डिम्ब जिसे बोलते हैं। अब जो हमारा स्पर्म होता है, ये स्पर्म हमारा कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा जो स्पर्म है कुछ इस तरह का होगा। और ये जो हमारे स्पर्म होते हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें हमारे कुछ ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक, 3 पार्ट कौन कौन सा होता है। फर्स्ट पे हमारा आता है हेड। क्या आता है, हेड यानी कि सिर। बीच में हमारा होता है मिडिल पीस। क्या होता है, मिडिल पीस। ठीक, बीच में क्या होता है, मिडिल पीस। ओके, चलिए, और लास्ट में जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पतला सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। टेल यानी कि पूंछ बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, टेल में क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला, ये फ्लैजिला पाया जाता है। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि फ्लैजिला कहाँ पाया जाता था, हमारे बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है। बट ये पहला ऐसा है, स्पर्म ऐसा पहला है, ह्यूमन बॉडी में पहला ऐसा केस देखा गया है जो कि स्पर्म में फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला क्यों पाया जाता है, फ्लैजिला इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो आसानी से स्विम कर सके, आसानी से वो क्या कर सके, तैर सके। ठीक, अंदर तक, फीमेल बॉडी के अंदर तक ये जा सके, इसलिए इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और पूंछ पाया जाता है। ठीक, अब जो हमारा यहाँ पे हेड पे होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा एक्रोसोम होता है और इसमें हमारे कुछ डीएनए पाए जाते हैं। ठीक, स्पर्म में डीएनए जरूर पाए जाएंगे, डीएनए तो पाए जाएंगे भाई ना, काहे से कि ये क्या होगा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, यानी कि माता पिता से डीएनए ही तो बच्चों में जाता है, इसलिए स्पर्म में डीएनए पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये मिडिल पीस है, जो मिडिल पीस होता है ये मोटा होता है। ठीक, मिडिल लेयर जो होता है
ये मोटा होता है। यहीं पे हमारे क्या पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पे ऊपर कुछ न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब माइटोकांड्रिया का वर्क क्यों होता है, एक्रोसोम जो होता है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। ये क्या होता है, एक प्रकार का ये एक्रोसोम जो है एंजाइम है। ये क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक, जो हमारे स्पर्म को एंजाइम, जो हमारे एक्रोसोम में एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक, ये स्पर्म को भी हेल्प प्रदान करता है, हेल्प देता है। ठीक, हेल्प प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद डीएनए को डीएनए बताए न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। माइटोकांड्रिया क्यों पाया जाता है, माइटोकांड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये एटीपी यानी कि एनर्जी देता है। ये हमारे स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फ्लैजला होता है क्योंकि ये आसानी से स्विम कर सके। ठीक, इसलिए ये क्या होता है, आगे हेड इसका जो होता है वो मोटा होता है और मिडिल पीस भी मोटा होता है और टेल जो होता है, पूंछ जो होती है इसकी पतली होती है। ठीक, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक, हेड, मिडिल पीस और टेल में। ये हमारे स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि जब स्पर्म, इसमें क्या होता है, हार्मोन्स भी रिलीज होता है। कुछ हार्मोन रिलीज होगा। अगर हार्मोन्स कंट्रोल कैसे होता है, मेल बॉडी में कंट्रोल कैसे होगा, वो कौन करता है, ये हम लोग देखेंगे कि हार्मोन कौन कंट्रोल करता है। ठीक, ये भी एग्जाम में आता है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब जो हार्मोन कंट्रोल होता है, मेल बॉडी में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, हार्मोन जो बनते हैं मेल बॉडी में वो मोस्टली कौन से हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। कौन से हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्म में यानी कि टेस्टिस में बनेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सारे हार्मोन को मिला के कई हार्मोन जो रिलीज होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। ठीक, जो हमारा टेस्टिस हार्मोन बनाता था, एक हमारा क्या बनाता था, एक स्पर्मेटोजेनेसिस करता था टेस्टिस, और एक हार्मोन बनाता था। तो जो हार्मोन बनाता था वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता था, यानी कि एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करता था। ठीक, अब जो हार्मोन मेल की बॉडी में जो हार्मोन कंट्रोल होते हैं, मेल बॉडी में हार्मोन कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है। ठीक, कौन करता है। अगर एग्जाम में आ गया कि मेल बॉडी में हार्मोन कौन कंट्रोल करता है, तो वो है हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस जो है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, ये GnRH हार्मोन रिलीज करता है। GnRH हार्मोन को हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, अब जो हाइपोथैलेमस होता है, अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, रिलीजिंग हार्मोन्स होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथ जिसे हम लोग कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथ। ठीक, पीयूष ग्रंथ। अब आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, इसमें ये अलग चैप्टर है,
जिसमें क्या था, ये जो हमारे हाइपोथैलेमस होते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और इसको सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला, पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस। एक प्रकार से पिट्यूटरी क्या है, पापा जी हैं, और हाइपोथैलेमस दादाजी हैं। जैसे एक सारे घर का मुखिया होता है तो कौन होते हैं, दादाजी होते हैं। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड से भी बड़ा कौन सा, मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ऑफ ग्लैंड, जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज करेगा। एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम लोग LH हार्मोन कहेंगे, LH हार्मोन रिलीज करेगा ये। और दूसरा हमारा जो रिलीज करेगा FSH। कौन सा हार्मोन, FSH, जो कि हम लोग हार्मोन में पढ़ेंगे। ठीक, हार्मोन में आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये, अब आप लोगों को बेसिक में नहीं बताने जरूरत है, इतना तो आप लोगों को हार्मोन के बारे में पता ही होगा। ठीक, अब जो ये हमारा जो हार्मोन है LH, जिसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, और जो हमारा FSH हार्मोन है, इसको हम लोग फोलिकर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलिकर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, अब ये सब हार्मोन, यही जो हार्मोन्स है, ये जो हमारा लेटिनाइजिंग हार्मोन्स है, यही हमारा लेडिंग सेल, जो आप लोग टेस्टिस में देखे थे, लेडिंग सेल्स थी, यानी कि जो लेडिंग कोशिका थी, यही क्या करता है, यही लेडिंग कोशिका ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का रिलीजन करता है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। ठीक, ये हमारी लेडिंग कोशिका, यहाँ पे जगह नहीं है, आगे लिखते हैं हम। ये क्या, जो लेडिंग सेल है, वो क्या करता है, वो इसी पे काम करता है, इसी हार्मोन पे, LH हार्मोन पे। LH जो हार्मोन है, LH हार्मोन पे लेडिंग सेल जो है हमारा वर्क करता है। ठीक, लेडिंग सेल वर्क करता है, जो कि क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही बनाता है। ठीक, और उसके बाद जो हमारा FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन जो है, ये हमारा क्या करता है, FSH, ये सर्टोली सेल पे, यानी कि सर्टोली कोशिका पे ये वर्क करता है। ये सर्टोली सेल पे, जिसको हम लोग नर्स सेल बोलते थे। क्या बोलते थे, नर्स सेल, यानी कि नर्स क्या करती है, मरीज का केयर करती है, मरीज का ध्यान रखती है। उसी तरह ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को क्या करता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, ये क्या देगा, नर्स सेल जो होता है, ये न्यूट्रिशन देता है स्पर्म को। ठीक, अब ये जो सर्टोली सेल है, आप लोगों को टेस्टिस में बताए थे, ये जो लेडिंग सेल बनती थी, यहाँ पे बीच बीच में जो लेडिंग सेल बनती थी, उसमें क्या होता था, टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन्स का रिलीजन होता था। अब जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन का एक कैरेक्टर है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना, वो क्या करेंगे, वो बाहर भागेंगे। क्या करेंगे, वो बाहर भागना चाहेंगे, तुरंत निकलना चाहेंगे। तो ये जो सर्टोली सेल होती है, नर्स सेल होती है, ये क्या करती है, इसको बांध के, यानी कि पकड़ के रखती है। इसका यही वर्क होता है, ये टेस्टोस्टेरोन को बांध के रखती है, जिसको हम लोग कहते हैं, शॉर्टकट में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहते हैं ABP। क्या बोलते हैं, ABP, यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, एक टाइप की प्रोटीन रिलीज करती है, जो प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बांध के रखती है। ठीक, एंड्रोजन आप लोग लिख सकते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, ये एक तरह की
सर्टोली सेल जो होती है न्यूट्रिशन और क्या करती है, न्यूट्रिशन के साथ साथ एक प्रोटीन रिलीज कर प्रोटीन बनाती है जो कि क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और एंड्रोजन हार्मोन को बाइंड करके यानी कि बांध के रखता है। ये होता है हार्मोन्स का काम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्या होते हैं, मेल ग्लैंड में ये रिलीज होते हैं। ठीक, इतना था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।